क्या जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में गए हैं, उन लोगों में से कुछ चेहरे पार्टी में वापसी कर सकते हैं? दोस्तों, इस बात की चर्चा इसलिए छिड़ी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में विक्रमादित्य सिंह की सक्रियता ने जो है वो एक नया समीकरण हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में बना दिया है। विक्रमादित्य सिंह काफी लंबे समय के गैप के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए और सक्रिय भी उस समय हुए जब विनोद जिंटा जो कि पार्टी के महामंत्री हैं संगठन, उनका बयान आया कि 8 से 10 हजार भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों को कांग्रेस में शामिल करवाया जाएगा अगले एक महीने में। मतलब ये जो पूरा महीना है, इस महीने में लगातार सिलसिलेवार तरीके से भाजपा के लोगों को कांग्रेस में शामिल करवाया जाएगा। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य ने जो है वो पहल की और उन्होंने रामपुर रामपुर मतलब विक्रमादित्य सिंह का अपना घर है और वहीं से उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की है। कांग्रेस में उन्होंने भाजपा के उस चेहरे को ला दिया जिसको 2 बार भाजपा टिकट दे चुकी है वहां से। और अब यहाँ पर रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर का राजनीतिक समीकरण भी ऐसा है कि यहाँ का जो टिकट है वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह का जो परिवार है, वीरभद्र सिंह की जो फैमिली है वही तय करती है और वोट भी उसी आधार पर यहाँ पर चलता है। तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह ने जो है ये एक स्टार्टअप कांग्रेस के लिए कर दिया है और ठीक हिमाचल प्रदेश में रजनी पाटिल और वेणुगोपाल के दौरे से पहले विक्रमादित्य सिंह का ये जो काम है कहीं ना कहीं उन्हें एक एज कांग्रेस में जरूर देता दिखाई देगा। और इसी के साथ विक्रमादित्य सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की जो लाइंस हैं उन लाइंस को आगे रखा और उन्होंने कल जो है वो सीधे तौर पर फिर से कहा कि भाजपा गुटों में बंटी हुई पार्टी है और ठीक मुख्यमंत्री के लफ्जों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भाजपा में 5 गुटों की बात कह दी है। तो इस तरह से विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर से आक्रामक हैं और वो लगातार हिमाचल प्रदेश में राजनीति का समीकरण बनाने में कांग्रेस के लिए दम जरूर रखते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके पिता राजा वीरभद्र सिंह के नाम को लेकर और उनके चेहरे को लेकर जिस तरह से बार बार अनदेखी कांग्रेस में हो रही है, उस अनदेखी को भी ध्यान में रखकर विक्रमादित्य सिंह पार्टी के भीतर भी अपने विरोधियों को जवाब देना चाहते हैं। और उसी का रीजन है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से संगठनात्मक रूप से उन्होंने कांग्रेस को मजबूती जो है वो पंचायती राज चुनावों का जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है उस नुकसान की भरपाई के रूप में इस मजबूती को देखा जा रहा है। क्योंकि अपर बेल्ट की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस डोमिनेटिंग एरिया है और अगर कांग्रेस को हिमाचल में सरकार को लेकर आना है वापस या कांग्रेस को रिपीट करना है तो हमेशा अपर बेल्ट की जो भूमिका है वो हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। और कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह की जो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का लाभ जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस को हुआ होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और विक्रमादित्य जिस तरह से अयोध्या मंदिर के मामले में उन्होंने कांग्रेस भाजपा को निशाने पर लिया है, जिस तरह से अयोध्या मंदिर में जो दान दक्षिणा की चोरी हुई है उसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है, जिस तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है वो 8 हजार से 10 हजार भाजपाइयों का कांग्रेस में आने का चर्चा है। और उसके उसी दौरान विक्रमादित्य सिंह जिस तरह से हर्ष महाजन जो कि सांसद हैं भाजपा के, उनके घर पहुंचते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। हर्ष महाजन राजा वीरभद्र सिंह के कैंप का पुराना नाम है और हर्ष महाजन के साथ पारिवारिक संबंध भी हैं। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह की जो सोशल इंजीनियरिंग है ये भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। हर्ष महाजन के घर विक्रमादित्य सिंह का उनका हाल जानने के लिए पहुंचना भी अपने आप में राजनीतिक रूप से एक बड़ा संदेश है। और उसके तुरंत बाद हर्ष महाजन से मुलाकात के बाद जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस को दम दिया और उन्होंने एक तरह से ऑक्सीजन कांग्रेस को दे दी है, उस ऑक्सीजन के बाद इंद्रदत्त लखनपाल जो कि विधायक हैं भाजपा के, उनकी तस्वीर का विक्रमादित्य की गाड़ी में वायरल हो जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे संकेत एकदम से निकलते दिखाई दे रहे हैं। और भाजपा में जिस तरह से थोड़े समय बाद कांग्रेस से लाए हुए व्यक्तियों को हाशिए पर कर दिया जाता है, अगर उस व्यक्ति में दम ना हो तो इस बात की भी चर्चा है कि विक्रमादित्य सिंह जो हैं इन चेहरों को वापसी भी कांग्रेस में करवा सकते हैं। कुछ ऐसे नामों की चर्चा लगातार सत्ता के गलियारों में चल रही है जो लोग भाजपा से कांग्रेस में वापसी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के भीतर इन लोगों के आने के बाद जो लड़ाई है वो चरम पर है। भाजपा के भीतर गुटिज्म जो है वो चरम पर है और ये जो 9 लोग जब से भाजपा में आए हैं उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो जीत गए हैं, मसलन सुधीर शर्मा, आशीष शर्मा, यहाँ पर तो एक्सेप्टेंस जो है वो जरूर ये धीरे धीरे अपने दम पर जो है वो भाजपा के भीतर अपनी करवाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरे चेहरों की अगर हम बात करें तो
देवेंद्र भुट्टो को लगातार वीरेंद्र कंवर की चुनौती मिल रही है, चैतन्य को राजेश ठाकुर की चुनौती मिल रही है। यहाँ पर इंद्रदत्त लखनपाल बेशक जीत गए हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर बलदेव शर्मा की चुनौती मिल रही है। रवि ठाकुर जो है वो उनकी जमानत जब्त पिछले चुनाव में हो गई थी। केएल ठाकुर को वहाँ पर लगातार जो है वो लखविंदर राणा की चुनौती मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं होशियार सिंह कहाँ पर हैं किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री डोमिनेटिंग कंस्टिट्यूंसी हो गई है, इसलिए होशियार सिंह का भी कोई अता पता ज़्यादा नहीं है। वो राजनीतिक रूप से बड़े अधिक सक्रिय विधानसभा में नहीं रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा का गुटिज्म है और मजबूत संगठनात्मक ढांचा भाजपा का होने के चलते ये लोग जो हैं वो मुश्किल से पेंट्रेट भाजपा के भीतर कर पाने में कामयाब हो रहे हैं। होशियार सिंह ने तो बड़े स्तर पर, जब वो आजाद विधायक हुआ करते थे, तो बड़े स्तर पर उन्होंने हमेशा भाजपा का विरोध किया। मंचों के माध्यम से उन्होंने भाजपा के मंत्रियों का विरोध किया, भाजपा के सांसद का विरोध किया। ऐसे में अब भाजपा होशियार सिंह के साथ कैसे चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर हम देहरा की बात वैसे भी करें तो देहरा की चर्चा ये भी है कि देहरा में कांग्रेस का ही कोई चेहरा भाजपा को ज्वाइन कर सकता है। और भाजपा जो है वो अगर यहाँ पर होशियार सिंह की टिकट को लेकर कोई 19-21 होता है, कोई चर्चा रहती है, तो यहाँ पर भाजपा ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कांग्रेस के किसी दिग्गज नाम को यहाँ पर तय कर रखा है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। विक्रमादित्य सिंह का ये जो मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीति का जो समीकरण है वो तेजी से बदला है। और इस मूवमेंट ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उन कार्यक्रमों और प्रोग्राम्स को भी मजबूती दी है। जिस तरह से जो व्यक्ति ज्वाइन हुए हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में, उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली में आस्थाएं दिखाई हैं। हालांकि ये नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन तब भी जिस तरह से मुख्यमंत्री की कार्यशैली में आस्थाएं दिखाई हैं, तो इससे एक बड़ा जो झटका है वो भाजपा को हिमाचल प्रदेश की अपर बेल्ट में लग चुका है। अब इस झटके को कैसे कवर करेगी भाजपा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 9 लोग छोड़कर आए थे कांग्रेस से भाजपा की, क्या कहीं अगर विक्रमादित्य सिंह किसी रूप में अपनी ताकत लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सीधी सीधी आस्थाएं जो हैं वो विक्रमादित्य के साथ जुड़ी हुई हैं, वीरभद्र सिंह परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो सीधे तौर पर इस बात को भी कहते नहीं गुरेज करते कि जब इन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस से भाजपा में गए थे तो उस समय वो विक्रमादित्य की एश्योरेंस के साथ गए थे कि विक्रमादित्य सिंह भी इनके साथ जो है वो पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने अंतिम समय में अपना निर्णय बिना इनको बताए बदल लिया था और ये लोग जो है पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो इस तरह से चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म रहता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो शांता कुमार का बयान, शांता कुमार का बयान कि भाजपा जो है वो अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही है, ये भी कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर असंतोष क्रिएट करता दिखाई दे रहा है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, इन सारी चीज़ों की जो एक डायरेक्शन है वो सीधी सीधी भाजपा, अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक और रणनीतिक रूप से चुनाव में जाती है, तो जिस तरह से गुटों में भाजपा हिमाचल प्रदेश में है, जैसा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, विक्रमादित्य सिंह के साथ साथ तमाम नेता मंचों के माध्यम से कहने लगे हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहने लगे हैं, तो इसका सीधा नुकसान जो है बड़े स्तर पर भाजपा को हो सकता है, क्योंकि भाजपा की स्थिति में काफ़ी तनाव हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है। और ये जो खबर भाजपा के भीतर तनाव की है, और अनुराग ठाकुर क्या हिमाचल प्रदेश के कोटे से एक बार फिर से केंद्र में मंत्री बनेंगे, इस बात की भी चर्चा हिमाचल प्रदेश में होने लगी है। अनुराग ठाकुर के अलावा यहाँ पर जो है वो जितने भी सांसद हैं, हालांकि हम लोग मीडिया के लोग हैं तो अपनी थोड़ी सी सेफ्टी भी रखते हैं, इसलिए अनुराग ठाकुर को तो केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं सभी लोग, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर सिकंदर को एमओएस लिखा जा रहा है, सुरेश कश्यप को एमओएस लिखा जा रहा है, कंगना रनौत को केंद्रीय मंत्री लिखा जा रहा है। तो इस तरह से जो है वो सभी को, हर्ष महाजन को भी हम कह सकते हैं कि वो भी एमओएस हो सकते हैं। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक अलग सा समीकरण जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पारदर्शिता के साथ बात करें तो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर जो है, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक अट्रैक्शन का चेहरा है। हालांकि भाजपा ने यहाँ पर राघव चड्ढा जैसे चेहरों को भी शामिल करवा रखा है। इसके अलावा भाजपा ने कंगना रनौत को जो है वो वेस्ट बंगाल के चुनावों में थोड़ा सा दम दिया था। लेकिन इन सब के बाद भी अनुराग ठाकुर की जो राजनीतिक कला है, अनुराग ठाकुर जिस तरह से चीज़ों को जो है वो संजोने में कामयाब रहते हैं, जिस तरह से वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो भाजपा को बड़ी मजबूती देते हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर वो मसलों को जनता के बीच में लेकर जाते हैं बेबाकी के साथ, तो ये सारे मसले हैं जो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर को जो है वो मजबूत करते हैं। और ऐसे में अनुराग ठाकुर का जो रिपोर्ट कार्ड भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्राइटेरिया है, चाहे वो मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री का है या कोई अन्य बड़ा पद राष्ट्रीय स्तर पर है, उसमें कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर जो पूरी तरह से
फिट बैठते हैं और कहीं न कहीं एक बैकअप प्लान में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह की, इन्होंने हमेशा अनुराग ठाकुर को बैकअप प्लान के रूप में रखा रहता है। ऐसे में अनुराग ठाकुर को क्या इतनी आसानी से भाजपा साइडलाइन कर सकती है? बिल्कुल, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ये जो युवा नेता है, इसने हाल ही में हिमाचल का दौरा किया और हिमाचल के दौरे में उन्होंने एक तरह से अपनी राजनीतिक पॉपुलैरिटी हिमाचल प्रदेश में किस तरह से है, उसका भी एक संदेश जो है वो दिल्ली तक देने का प्रयास उन्होंने किया है। अब अनुराग ठाकुर मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल जितनी भी सूचनाएं हिमाचल प्रदेश के इस चेहरे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं, पिछले करीब 2 महीने की अगर हम बात करें, हमारे पास भी जो जानकारी 2 महीने से है, हालांकि इन्हें संगठनात्मक रूप से मजबूत करने की बात भी बार बार कही जा रही है, लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री के जो बैकअप प्लान है उसमें अनुराग ठाकुर टॉप की प्रायोरिटी पर आते हैं। और जब बैकअप प्लान में अनुराग ठाकुर आते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में या तो अनुराग ठाकुर की बड़ी एंट्री हो सकती है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप पर, या फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में अनुराग ठाकुर आपको एक बार फिर से केंद्र की सरकार में नजर आएंगे। इस बात को हम कह सकते हैं, क्योंकि बिना पद के भी अनुराग ठाकुर ने जो है वो भाजपा के लिए बड़े बयान दिए, बड़े काम उन्होंने किए हैं। स्टार प्रचारकों के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रदेशों में निभाई है। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर के ऊपर भाजपा की राजनीति केंद्रित होती दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर जेपी नड्डा का जो प्लान है उसमें अनुराग ठाकुर कहीं फिट नहीं आते हैं। और जिस तरह से हिमाचल में जो भाजपा का संगठन है, जिस तरह से वो हिमाचल में काम कर रहा है, उसमें माइनस अनुराग ठाकुर की जो एक चर्चा है वो लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में खुद को सेटल कर पाएंगे या नहीं, विक्रमादित्य सिंह को ठाकुर सुखविंदर सिंह की चुनौती जो है वो कहाँ तक पहुंचा पाएगी, क्योंकि जब उनके पास युवा खेल मंत्रालय था विक्रमादित्य के पास, जिसके माध्यम से वो युवाओं में खुद को मजबूत कर सकते थे, तो मुख्यमंत्री ने उनसे वो महकमा भी वापस ले लिया था और उसके बाद यादविंदर गोमा को वो डिपार्टमेंट दिया। और यादविंदर गोमा की जो एक्टिविटी है इस डिपार्टमेंट को लेकर शून्य है, कोई बड़ी एक्टिविटी उनकी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि लीडरशिप में कितना फर्क होता है। विक्रमादित्य सिंह चीजों को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे थे, अनुराग ठाकुर जो है वो छोटी सी चीज को भी बड़े तरीके से राजनीतिक रूप से यूटिलाइज कर लेते हैं। आईपीएल के मैच धर्मशाला में करवाकर उस दौरे को पूरी तरह से अपने ऊपर उन्होंने कंसंट्रेट रखा। दोनों भाई अरुण धूमल और अनुराग ठाकुर लगातार उस दौरे में पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहे। तो इस तरह से अब हिमाचल की राजनीति क्योंकि 2027 की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, और 2027 में हिमाचल प्रदेश का प्रारूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, इसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। और अनुराग ठाकुर जहां भाजपा से एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, एक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में देखे जाते हैं 2022 के रिजल्ट को प्रभावित करने में, आपको पता ही है कि धूमल परिवार का कितना अधिक जोर रहा था, कितना बड़ा इम्पैक्ट उनका रहा, क्योंकि कुछ एक टिकटों के ऊपर अगर अनुराग ठाकुर पार्टी के साथ सहमति कर जाते तो शायद जयराम ठाकुर जो है हिमाचल में इस बार दूसरी बार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में शय और मात का खेल हमेशा चलता रहेगा। दूसरी बार जयराम मुख्यमंत्री बनते ये शायद किसी भी नेता को जो है वो गवारा नहीं हो सकता था भाजपा में, चाहे भाजपा जितनी मर्जी माता की बात कर ले पार्टी को, चाहे भाजपा जितने मर्जी अपने एजेंडे फिक्स कर ले, लेकिन कई चीज़ें जो है वो तय होती हैं, फिक्स होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मिशन रिपीट वो करेंगे ऐसा कोई नेता हिमाचल प्रदेश में नहीं कहता है कांग्रेस का। और क्योंकि वो सूट नहीं करता है उनको, सभी को सूट करता है कि मुख्यमंत्री इस बार हार जाएंगे तो अगले 5 साल का गैप रहेगा, उसमें नए कैलकुलेशंस होंगी, नई चीज़ें निकल कर आएंगी और मुख्यमंत्री को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जैसे जयराम ठाकुर जो है 2017 से 22 तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अब जो है वो जब 27 का दौर आएगा तो वहाँ पर कई चेहरों के साथ उनकी टक्कर होगी। वहाँ पर जो है वो जो कांग्रेस से लोग, हर्ष महाजन जैसे लोग जो पार्टी छोड़कर आए हैं, उनके नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहे हैं, या भाजपा के जो चेहरे हैं, अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, विपिन सिंह परमार की बात कर लीजिए, ये सारे नाम, सतपाल सिंह सत्ती की बात कर लीजिए, ये सारे नाम मुख्यमंत्री के चेहरों के रूप में हिमाचल में चल रहे हैं। तो ये सारी राजनीति है जो कि लगातार आपको हिमाचल में अब बड़े ही जोर शोर से दबाव के साथ देखने को मिलेगी। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके बीच में बड़ी ही पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के साथ इन खबरों को उसी तरह लेकर आते रहें जैसे आज लाए थे, ताकि आपका विश्वास लगातार हमारे ऊपर बना रहे। नमस्कार।